those in authority is subject to the law. This doctrine ensures that the law governs a nation. Every person, including those in authority, is subject to the law. This doctrine ensures that the law governs a nation and not arbitrary decisions of individuals. This concept is a vital for the protection of the individual right, maintenance of legal order and establishment of the just society. अब देखो, इसमें बोला कि रूल ऑफ लॉ एक कॉर्नरस्टोन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का। जहाँ जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी चलती है, संवैधानिक लोकतंत्र चलता है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूल ऑफ लॉ को चलाना। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ किसके ऊपर? पर आर्बिट्ररी पावर के ऊपर। आर्बिट्ररी पावर क्या होता है कि मनमाने तरीके से जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर होता है हमेशा कानून, यानी कानून से ऊपर कुछ नहीं होता है। कानून हमेशा आर्बिट्ररी पावर के ऊपर रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी मनमाने तरीके से शक्तियां नहीं चला सकता, उसको कानून को पालना पड़ेगा, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को मानना पड़ेगा। और ये क्या करता है, ये अपहोल्ड करता है आइडिया को दैट कि हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन जो कि अथॉरिटी में है वो क्या है, सब्जेक्ट टू द लॉ है, यानी कि वो कानून के अधीन है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है जो भी व्यक्ति अथॉरिटी में। ये डॉक्ट्राइन ये बताती है कि देखो लॉ जो है वो नेशन को गवर्न करता है, यानी कि एक देश को चलाता है, और उसमें किसी भी तरीके से आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के, नहीं किसी भी व्यक्ति के कुछ ऐसे निर्णय नहीं होना चाहिए जो कि आर्बिट्ररी हो, मन चाहे हो, मनमाने तरीके से हो, किसी के खिलाफ हो, ऐसे निर्णय नहीं होना चाहिए। ये गवर्न करता है रूल ऑफ लॉ। ये जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल राइट, यानी कि व्यक्तियों के, लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जस्ट सोसाइटी यानी कि न्यायपूर्ण सोसाइटी, न्यायपूर्ण समाज को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उसको स्थापना करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ लॉ। ये है रूल ऑफ लॉ का इंट्रोडक्शन। अब इसका मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं। मीनिंग क्या है, द फ्रेज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है, एक फ्रेज। ये क्या बोलता है, दैट द लॉ इज अ सुप्रीम एंड ऑल सिटीजंस इंक्लूडिंग लॉ मेकर्स एंड लॉ इन्फोर्स आर सब्जेक्ट टू इट। यानी कि क्या है कि लॉ जो है वो सुप्रीम है, लॉ सबसे बड़ा है, जितने भी देश के नागरिक हैं, कानून बनाने वाले लॉ मेकर्स हैं, और लॉ इन्फोर्स करने वाले जो लॉ इन्फोर्सर्स है वो क्या है, लॉ के अधीन रह के काम करेंगे। इट इम्पोजेस द कॉन्सेप्ट दैट द लॉ इज अ रूलर। ये क्या बोलता है, लॉ ही रूलर है, लॉ ही राजा है, एंड नॉट आर्बिट्ररी विल ऑफ द रूलर। और क्या है कि जो आर्बिट्ररी विल ऑफ द रूलर होती है कि एक होता है राजा खुद, रूलर, और एक होता है लॉ। तो इसमें बोला है कि जो लॉ है वो इस राजा से भी बड़ा है। राजा अपने मनमाने तरीके से कुछ भी आर्बिट्ररी काम नहीं कर सकता, उसको जो भी कुछ करना है वो उस लॉ के अधीन रहते ही करेगा। समझ गए? इन द सेंस इट मीन्स नो वन इज अबाउट द लॉ, यानी कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। एंड ऑल द गवर्नमेंट लीगल पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन द अकॉर्डेंस विद द प्री एस्टेब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल। जितने भी पावर आपको लीगली पावर मिली हुई है, किसी व्यक्ति को अथॉरिटी मिली है अपने पावर को यूज करने का, वो किससे काम करेगा, लीगल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, यानी कि जो भी काम करेगा वो कानून के सिद्धांत के अधीन रहते ही करेगा। ये है मीनिंग। उसकी डेफिनेशन, दो लोगों की डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है एविडाइसी की। एविडाइसी इसके फाउंडर है रूल ऑफ लॉ के, मतलब रूल ऑफ लॉ का सबसे पहली बात ऐसी एविडाइसी ने कही थी। क्या कहा था, रूल ऑफ लॉ मीन्स द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी और प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेगुलर लॉ एज अपोज्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्बिट्ररी पावर। यानी कि रूल ऑफ लॉ क्या है, एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी की बात करता है कि लॉ जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और जो रेगुलर लॉ रहता है वो हमेशा प्रीडोमिनेंस रहता है, सबके ऊपर डोमिनेंस रहता है, सबके ऊपर दबाव बना के रखता है, और अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द अपोजिट आर्बिट्ररी पावर। जो भी आर्बिट्ररी पावर होती है उसके इन्फ्लुएंस को अपोज करता है कौन, रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ का मीनिंग है। मतलब रूल ऑफ लॉ को उन्होंने तीन तरीके से बताया। पहला, रूल ऑफ लॉ इज एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी, उससे बड़ा कोई नहीं है। फिर प्री डोमिनेंस ऑफ द रेगुलर लॉ, यानी कि जितने भी रेगुलर लॉ चलते हैं उनके ऊपर सबसे ऊपर डोमिनेट करने वाला कौन होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। और वो किसको अपोज करता है, आर्बिट्ररी पावर के इन्फ्लुएंस को अपोज करके चलता है। फिर आता है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में क्या बोला हुआ है, डॉक्ट्राइन दैट एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ विद इन द जुडिक्शन। यानी कि हर एक व्यक्ति अपने कानून के क्षेत्राधिकार के अंदर उसके अधीन रह के काम करेगा। यानी कि कोई भी अगर एक लॉ है, अगर मान लो इंडिया के अंदर कोई इंडिया का लॉ बना हुआ है, तो इंडिया के अंदर जो भी व्यक्ति हैं वो किसके अधीन रह के काम करेंगे, लॉ के अंदर रह के काम करेंगे। लॉ से बड़ा कोई नहीं है इंडिया के अंदर, इंडिया के लॉ से बड़ा। ठीक है, ये इसका ब्लैक लॉ की डेफिनेशन है। इसके बाद आ जाओ अपने पब्लिक कॉर्पोरेशन पे। पब्लिक कॉर्पोरेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन का इंट्रोडक्शन ये है, पब्लिक कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंट द यूनिक ब्लेंड ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट एफिशिएंसी। यानी कि पब्लिक कॉर्पोरेशन एक ब्लेंड को बताता है। ब्लेंड मतलब एक जोड़ को, किसके जोड़ को, एक तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज प्लस कॉर्पोरेट एफिशिएंसी। यानी कि कॉर्पोरेट एफिशिएंसी मतलब कॉर्पोरेट व्यवस्था जो है, कॉर्पोरेट वो किस तरीके से एफिशिएंसी इफेक्टिवली काम करे जो सबके लिए फायदेमंद हो। यानी कि किस तरीके से सरकार जो है कॉर्पोरेट को एफिशिएंटली काम करवा सकती है,
उसे बोलते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्यों? क्योंकि सरकार किसकी होती है? पब्लिक की। और सरकार को क्या चलाना है? अपना कॉर्पोरेशन चलाना है, तो वो कहलाता है पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है। Designed to perform commercial activities with the public welfare objectives, these entities have played a pivotal role in the India's economic development। यानी कि इन्होंने बोला है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन का रोल क्या होता है? रोल ये होता है कि भैया उसको परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है? कमर्शियल एक्टिविटीज। यानी कि जो सरकार है, सरकार क्या करेगी? कमर्शियल एक्टिविटीज यानी कि कॉर्पोरेट को चलाना, इंडस्ट्री को चलाने का काम करेगी। लेकिन किस उद्देश्य से करेगी? उद्देश्य होगा पब्लिक वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उसका उद्देश्य क्या होगा? पब्लिक वेलफेयर, लोगों का कल्याण करना उन कॉर्पोरेशन को चला के। दिस एंटिटीज यानी कि जितने भी कॉर्पोरेशंस होते हैं, एक उनका वो पाइवटल रोल होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यानी कि जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह चलेगी, वो इंडियन इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने में भी अपना रोल प्ले करती है। दे ऑपरेट विद अ रिलेटिव ऑटोनॉमी बट रिमेन सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट ओवरसाइट, रिफ्लेक्टिंग अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ द गवर्नेंस। यानी कि जितने भी पब्लिक कॉर्पोरेशंस होते हैं, उनको ऑटोनॉमी तो दी जाती है। ऑटोनॉमी दी जाने का मतलब ये होता है कि उनको एक स्वतंत्रता दी जाती है कि तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी बट रिमेन सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंटल ओवरसाइट। लेकिन फिर भी वो जो गवर्नमेंटल ओवरसाइट होता है, गवर्नमेंटल ओवरसाइट मतलब जो गवर्नमेंट की निगरानी में रह के काम करता है। चाहे उनको स्वतंत्रता दी कि तुम मन मानने तरीके से काम कर लो, लेकिन फिर भी तुम पे सरकार निगरानी रखेगी। जिससे क्या बनता है? हाइब्रिड मॉडल बनता है। हाइब्रिड मॉडल ऑफ द गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकार की निगरानी भी है, प्लस आदमी अपने हिसाब से काम भी कर रहा है। मतलब उसको सरकार कंट्रोल भी नहीं कर रही है, लेकिन सरकार निगरानी में रह के काम कर रही है। समझ गए? यस सर। अब इसका मीनिंग देख लो। इसका मीनिंग है पब्लिक कॉर्पोरेशन है स्टैट्यूटरी बॉडी। पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है? एक कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी होती है, क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेशन, कानून के द्वारा बनती है। टिपिकली फॉर द मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज, जिसको इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए और उसकी कमर्शियल एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। इट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द रेगुलर डिपार्टमेंटल मशीनरी। यानी कि जो भी रेगुलर डिपार्टमेंट मशीनरी होती है, उससे अलग, उससे इंडिपेंडेंट इसको चलाया जाता है। अभी भी रेगुलर डिपार्टमेंट की मशीनरी है, उसमें रह के इसको नहीं चलाया जाता। एंड इन सेटअप टू द प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। इसका काम क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना। जैसे कि मैंने उस दिन एमपीपी का एग्जांपल दिया था कि और इलेक्ट्रिसिटी रेलवे क्या का। है? इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, ये क्या है? पब्लिक गुड और पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। इनका काम, ये सभी डिपार्टमेंट से अलग है, इनको कोई डिपार्टमेंट नहीं चलाता है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। एफिशिएंटली वाइल इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी टू द स्टेट। और लेकिन इनको चलाते समय जो स्टेट होता है, राज्य होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सही से चले, जिम्मेदारी से चले, इसका मिसयूज ना हो, गलत तरीके से ना चले। सिंपल है। अब इसकी डेफिनेशन देख लो। एल.डी. वाइट, एल.डी. वाइट ने बोला डिफाइंस पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग अ पब्लिक इंटरप्राइजेस। यानी कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है, पब्लिक कॉर्पोरेट होता है, वो क्रिएटेड किसके द्वारा बनाया जाता है? बाय द लेजिस्लेचर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस। यानी कि कानून के द्वारा बनाया जाता है कॉर्पोरेट बॉडी को, जिससे कि वो पब्लिक इंटरप्राइजेस का एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, उसको प्रशासन को चला सके। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए पब्लिक इंटरप्राइजेस अपना क्या है? एमपीवी। एमपीपी एक पब्लिक इंटरप्राइजेस है, जिसको चलाने के लिए अपन ने कॉर्पोरेट बॉडी बनाई। इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए कॉर्पोरेट बॉडी बनाई है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन किसे होगा? उस कॉर्पोरेशन से ही होगा। समझ गए? पक्का समझ गए? हाँ सर। वाह यार। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत में कैसा है? पब्लिक कॉर्पोरेशन आर अंडरस्टूड एज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि भारत के अंदर जो भी अपन ने पब्लिक कॉर्पोरेशन बनाते हैं, जैसे कि रेलवे हुआ, एमपीपी हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ, कुछ भी हुआ, गेल हुआ, भेल हुआ, कभी तुमने सुनोगे गेल? सुना है कभी गेल? भेल सुना है। भेल सुना है, भोपाल वाला? हाँ। हाँ, तो ये भी वही है। तो ये जो गेल भेल जो होते हैं ना, ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है। रेलवे, एमपीपी सब जो कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस मतलब वही स्वतंत्र रूप से काम करने वाले, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करता है। स्पेशल बाय सॉरी एस्टेब्लिश बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इनको कानून के या पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट हो, चाहे वो पार्लियामेंट का एक्ट हो। एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, इनको एस्टेब्लिश किया जाता है। और इनका काम क्या होता है? स्पेसिफिक पब्लिक सर्विस। इनको एक स्पेसिफिक पब्लिक सर्विस दी जाती है कि भैया तुम्हें ये काम करना है। जैसे कि एमपीवी को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का काम दिया, रेलवे को सिर्फ रेल चलाने का काम दिया, उनको दूसरे कोई काम नहीं दिया, स्पेसिफिक काम दिया। और उनका काम जो है कमर्शियल फंक्शन। कमर्शियल फंक्शन मतलब सीधी सी बात है, जहाँ से पैसा आता है। जैसे कि रेलवे, रेल चलती है तो रेल से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? टिकट बिकती है, मतलब सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का काम ही रेलवे का है। समझ गए? बस। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पब्लिक कॉर्पोरेशन इन इंडिया, इसकी देखना है तुमको। इसमें भी सेम ही होगा, इसमें कोई अलग क्या होगा?
देखो भाई, पब्लिक कॉर्पोरेशन प्लेज अ पाइवटल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन को चलाने के लिए पब्लिक कॉर्पोरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस वही डिलीवरी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये डिलीवरी करने का काम पब्लिक किसका होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन का होता है। ये एंटिटीज को किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, बाय स्टेट्यूट यानी कि कानून, कानून के थ्रू गवर्नमेंट इनको एस्टेब्लिश करती है और इनका काम क्या होता है, स्पेसिफिक गवर्नमेंटल और क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शन को प्ले करना। कुछ भी उद्देश्यपूर्ण, कुछ भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम इनको दिया जाता है जो कि सरकार के द्वारा होता है, तो सरकार के द्वारा दिया हुआ काम ही इनको पब्लिक कॉर्पोरेशन को करना होता है। हर को स्पेसिफिक मिलता है, रेलवे को रेलवे का मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी का मिलेगा, बिल को बिल का मिलेगा। Their legal constitutional status is vital to the understand the scope of the governmental accountability and transparency, यानी कि जिस तरीके से इनको कानूनी रूप से बनाया जाता है और इनका संवैधानिक स्टेटस रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर मान लो संवैधानिक स्टेटस यानी कि संवैधानिक तौर पे अगर वो सही बनेगा और कानूनी तौर पे वो सही बनेगा, तभी वो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को शो कर पाएंगे। यानी कि अगर मान लो कोई संस्था है, अगर संवैधानिक रूप से बनाया है, सीधी सी बात है, उसमें अकाउंटेबिलिटी रहेगी, उसकी जिम्मेदारी रहेगी लोगों के प्रति, और ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसमें कोई भी चीज़ गलत तरीके से नहीं होगी, कोई भी चीज़ मनमाने तरीके से नहीं होगी। बस यही है। दे सर्व्स एन इंटरफेरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक। ये क्या करते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है दो तरह की चीज़ों को इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेरेंस का काम करते हैं। पहला सरकार, दूसरा पब्लिक, यानी कि सरकार के द्वारा पब्लिक के लिए जो भी काम किया जाता है पब्लिक कॉर्पोरेशन के द्वारा, उसका उसको दिखाता है। सरकार है, गवर्नमेंट कैसे अपनी सर्विस पब्लिक तक पहुंचाएगी, पब्लिक कॉर्पोरेशन के थ्रू, बस यही दिखाना है। इंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी, और पॉलिसीज को इफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने का काम भी होता है। इन की सेक्टर लाइक ट्रांसपोर्ट, वही ट्रांसपोर्ट के काम में, बैंकिंग के काम में, कम्युनिकेशन के काम में, एनर्जी के लिए, जैसे मान लो एनर्जी के लिए कुछ पॉलिसी रूल्स बने हैं तो उसको डिलीवर कौन करेगा, एमपीबी करेगा। मान लो ट्रांसपोर्ट के लिए, रेलवे के लिए कोई पॉलिसी बनी है तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, रेलवे डिपार्टमेंट करेगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू द रिलेशन टू द अंडरटेक कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। वही सेम बात कि पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टैब्लिश किया जा चुका है गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू द रजिस्ट्रेशन टू अंडरटेक कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी कि एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट ने कानून के द्वारा एस्टैब्लिश करा है, जिसका काम है कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रोल प्ले करना। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल बॉडी होती है जो कि सभी गवर्नमेंट से अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है। गवर्नमेंट से अलग रह के काम करती है। एम्पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, क्या कर सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, सॉरी गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेशन होता है वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी रख सकता है और उनके खिलाफ केस लगाया जा सकता है और उनके द्वारा भी केस लगाया जा सकता है। दे आर ऑफन फॉर्म्ड टू बाईपास ब्यूरोक्रेटिक हार्डल्स, और जितने भी ब्यूरोक्रेटिक हार्डल्स है, ब्यूरोक्रेटिक में रह के जितने भी इनको परेशानी आती है उनसे बाहर रह के ये लोग उनको बाईपास करके काम करते हैं। मतलब एमपीपी को चलाने का काम, मतलब मध्य प्रदेश में एमपीपी का काम चलाने का काम जो है जिले के कलेक्टर के पास है ही नहीं। जिले के कलेक्टर को कोई काम ही नहीं है, लेकिन एमपीपी क्या करता है, ब्यूरोक्रेट्स को बाईपास कर देता है, सीधा उसको कंट्रोल कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर। समझ गए? तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो होते हैं, जितनी परेशानी तो उनसे नहीं जूझना पड़ता है। टू अलो मोर मैनेजरल फ्रीडम्स, अपने आप को मैनेज करने के लिए उनके पास संपूर्ण फ्रीडम है, उनको जैसा चाहे वो खुद को मैनेज कर सकती है, उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं। ये रिमेन अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड नेशन, लेकिन फिर भी इसके लिए अकाउंटेबल होंगी वो लोगों के लिए और कानून के लिए, कानून और लोगों के लिए उनको आबद्ध रह के काम करना पड़ेगा, चाहे कितनी फ्रीडम मिल जाए। फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड एज स्टैट्यूटरी बॉडीज। पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जिसको स्टैट्यूट से बनाया जाता है। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, कानून, जिसको आप लॉ के थ्रू बनाओगे वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। क्रिएटेड बाय द स्पीड, लिखा देखो, इसके द्वारा बनाया जाता है, स्पेशल एक्ट बना के बनाया जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का हो। यानी कि पब्लिक कॉर्पोरेशन आर द स्टेट बॉडीज जिनको किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, एक्ट के द्वारा। वो एक्ट किसका होता है, या तो पार्लियामेंट का हो चाहे स्टेट का हो। दिस बॉडी है वो परपेचुअल सक्सेशन, इनका क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई सपोज एमपीबी का कोई अधिकारी मर गया तो डिपार्टमेंट ही खत्म हो गया, नहीं, ये परपेचुअल है, समय समय तक चलने वाली चीज़ है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। कि कॉमन सील, कॉमन सील मतलब एक अथॉरिटी होती है। कॉमन सील का मतलब सील लगाना नहीं होता, कॉमन सील का मतलब होता है कि प्रॉपर अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं। इनके लिए बार बार मतलब एमपीबी का काम एमपीबी का अथॉरिटी के अंदर रहते ही काम होगा, तो उनके कॉमन सील के अंदर ही होगा। आर केपेबल ऑफ फंक्शनिंग लाइक कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी की तरह, यानी कि जितनी भी अपनी कंपनियां होती हैं कॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी, उसकी तरह ये काम करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं। काम ही कॉर्पोरेट बॉडी की तरह करते हैं, कंपनी की तरह करते हैं, लेकिन इनकी जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है, पब्लिक की थ्रू होती है, पब्लिक के प्रति होती है, लोगों के प्रति होती है। अनलाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स,
These corporations are not governed by the regular civil service rules and enjoy considerable capability. यानी कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है उनकी तरह इनको नहीं चला जाता है, मतलब इनको सिविल सर्विसेज के जो रूल्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा इनको नहीं चला जाता है। इनकी खुद की कंस्टिट्यूबल ऑटोनॉमी होती है, इनकी खुद की एक स्वतंत्रता होती है, उसी के हिसाब से ये रूल्स वगैरह बना के खुद को चलाते हैं। ये कभी भी सिविल सर्विस के रूल से नहीं चलते हैं। समझ गए? यस सर। सिंपल इतना, इसमें तुम्हें क्या समझ में नहीं आया था? अरे जो इंट्रोडक्शन और मीनिंग डेफिनेशन है ना, तो फिर ऐसे तो समझ लिए थे, पर ऐसे कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, पर जैसे आप समझा देते हो ना एक मतलब लाइन वाइज, तो फिर उसमें जब मैं जब याद करता हूँ ना, तो फिर ना उसमें मतलब एक बार तो फिर ध्यान में आ जाता है। और फिर मैंने मतलब ये याद ही करना था, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए अभी समझा दिया तो फिर हो जाएगा। और फिर जो अंदर का कंटेंट है वो तो पता ही है। ठीक है, ठीक है। वो जो एग्ज़ाम में जो पहला पेज लिखना रहता है वो मेन इम्पोर्टेंट, वो समझ में आ जाए ना, इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन बस। समझ गया मैं कि तुम खाली बस इंट्रोडक्शन मीनिंग याद करोगे, बाकी तो अंदर सब रामायण चलाओगे। बाकी का तो अंदर का पॉइंट वाइज पढ़ा हो, फिर उसका कॉन्सेप्ट तो पता ही है सारे। चलो ठीक है ना, ठीक है सर। जो कि लगाता हूँ, 12 तो बज गई है मेरे